हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल PMLT एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्व लेके आ गए हैं। ये जो है आपका KPSC दैट मीन्स केरला PSC का क्वेश्चन पेपर है, जो फाइनल आंसर की है इसका, जो 2018 में पूछा गया था, जिसमें कि डेट ऑफ टेस्ट का भी नाम लिखा हुआ है। डेट ऑफ टेस्ट कब हुआ था? तो 4/12/2018 को जो है ये केरला में ये एग्जाम हुआ था। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हेल्थ सर्विस का, और पोस्ट जो था लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 का पोस्ट था। ठीक है, तो इसकी जानकारी हम इस क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जानकारी हम इस PDF के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ, और डिटेल्स जानकारी मिलने वाला है। और इसमें जो है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पेपर है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है रीडिंग भी पूछा गया था, और जनरल अवेयरनेस, GK, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया था, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उस सब का नहीं करवाते हैं और डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर, जिसमें जो है 50 क्वेश्चन जो है आपका 50-50 था। तो 50 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस, एनालिटिक जो है आपका रीजनिंग से, फिर करंट अफेयर से, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 टोटल कितना 50 क्वेश्चन पूछा गया था। बट इसमें से 50 में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है। जैसे कि 47 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, लैब टेक्नीशियन एग्जाम में भी। तो क्या दिया हुआ है कि हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, इसमें हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन है, थाइमोसिन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, या एड्रेनलिन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये क्या है? हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि BMLT लैब टेक्नीशियन एग्जाम में भी आपका सिलेबस के अंतर्गत भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका तो 49 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि अरोटा एराइज फ्रॉम, अरोटा जो होता है कहाँ से एराइज होता है? तो याद रखिएगा, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो D होता है, वहां से क्या होता है? ये अरोटा जो है एराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमारे, और ये 50 क्वेश्चन जो है जो हमारे लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड है, माने इस सिलेबस से पूछा गया है यहाँ पे। तो क्या पूछा गया? द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। प्रोटीन पोर्शन कौन सा है एंजाइम का? तो याद रखिए, प्रोटीन पोर्शन जो होता है एंजाइम का, एपो एंजाइम होता है। क्या होता है? एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, कोई एंजाइम नहीं होता है। क्या है इसमें? तो सिर्फ एपो एंजाइम जो है आपका प्रोटीन पोर्शन है। किसका प्रोटीन पोर्शन है? तो एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 51 नंबर पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल नोट और WBC, इनमें से कौन सा सेल है जो WBC नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो आपको पता ही होगा इसमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि न्यूट्रोफिल यह भी ये क्या है? WBC का पार्ट है, बेसोफिल भी WBC का पार्ट है, और मोनोसाइट भी WBC का पार्ट है। और इसके साथ और कौन कौन सा होता है? आप याद रखें, स्नोफिल जो होता है हमारा WBC का पार्ट होता है, और बेसोफिल दिया हुआ है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो होता है जो हमारा WBC का पार्ट होता है। इसके साथ कौन सा नहीं है? इसमें थ्रोम्बोसाइट ऐसा जो है जो WBC का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा? द कलरिंग एजेंट यूज इन एंटीसेराइवी। एंटीसेराइवी में कौन सा जो है कलरिंग एजेंट यूज होता है? मिथिलिन ब्लू, एक्रीफ्लेविन, इओसिन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया? सेफ्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। जो है एंटीसेराइवी में जो है क्या दिया रहता है? तो इओसिन दिया रहता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका कलर जो होता है रेड होता है। बट किसी किसी कंपनी, कोई कंपनी ऐसा है उसमें कोई भी कलरिंग एजेंट यूज नहीं किया है। तो आप यदि देखेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं कंपनी जिसमें कि एंटीसेराइवी में कोई भी कलरिंग एजेंट यूज नहीं करता है, प्लेन रहता है। ठीक है, और कुछ कंपनी ऐसा है जिसमें यूज करता है, जिसमें तो उसमें क्या यूज होता है? तो इओसिन यूज होता है। ठीक है, ये याद रखिए। इसमें के बाद है कि एंटीसेरा ए में कौन सा रहता है? तो इसका भी हम बता देते हैं आपको। इसके बाद जो होता है आपका एंटीसेरा बी का जो कलर कौन सा होता है? तो एंटीसेरा जो बी होता है उसका कलर क्या होता है? आपका येलो होता है। कौन सा कलर होता है? येलो होता है। और किस कारण से होता है? उसमें कौन सा डाई यूज होता है? टट्राजिन होता है। क्या होता है?
टर्टराजिन जो होता है डाई, उसमें यूज होता है किसके लिए, ब्लू कलर के लिए। इसके होता है एंटीसेरा जो होता है, ए होता है, ए किस कलर का होता है तो याद रखिएगा ब्लू कलर का होता है। जिसमें कौन सा कलर यूज किया जाता है, उसमें जो है आपका ट्रिप्टॉन ब्लू यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, ट्रिप्टॉन ब्लू की यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका तो एंटीसेरा ए में कौन सा यूज किया था, अब याद आपको पता हो गया कि एंटीसेरा ए में ट्रिप्टॉन ब्लू यूज किया जाता है, एंटीसेरा बी में जो डाई यूज किया जाता है टेट्राजीन जो है आपका डाई यूज किया जाता है। इसके बाद जो है एंटीसेरा ए बी में क्या यूज किया जाता है, तो यूसिन यूज किया जाता है। आपको सभी का पता चल गया, तो याद रखिए क्योंकि ये बार बार हम नहीं बताएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका एंटीसेरा ए बी का हो गया, एंटीसेरा डी में कोई डाई यूज नहीं होता, और ये सभी में जो है आपका एज ए प्रिजर्वेटिव कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं हम लोग, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं हम लोग इसका प्रिजर्वेटिव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए 0.1% सोडियम एजाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 0.1% सोडियम एजाइड। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या पूछा गया है कि नेम द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन पर्पल कलर्ड वैक्यूटेनर ट्यूब। बोला गया है पर्पल कलर का जो वैक्यूटेनर ट्यूब होता है, उस ट्यूब होता है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट रहता है, तो याद रखिएगा उसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है हेपारिन, बी में दिया है ईडीटीए, और सी में दिया है आपका सोडियम साइट्रेट, और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ईडीटीए, ठीक है। कौन सा रहता है आपका ईडीटीए। हेपारिन का कौन सा कलर होता है, तो ग्रीन कलर होता है, याद रखिए हरा कलर का होता है। सोडियम साइट्रेट का कौन सा कलर होता है, सोडियम साइट्रेट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो याद रखिए फ्लोराइड वाइल होता है, उसमें सोडियम साइट्रेट रहता है, ठीक है। तो इसका किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, और तो उसमें कुछ दिया नहीं है। और याद रखिएगा जो एसएसटी ट्यूब होता है वो होता है येलो कलर का, जो आपका सोडियम साइट्रेट नहीं होता है। सोडियम साइट्रेट जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो 3.8% जो होता है ट्राइसोडियम साइट्रेट जो होता है, ये यूज किया था आप लोगों का किसके लिए, तो ट्राइसोडियम साइट्रेट जो होता है 3.8% ये यूज किया होता है आपका ईएसआर के लिए, जिसका ट्यूब का कलर होता है ब्लैक कलर होता है। और इसका जो है 3.2% जो ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज होता है वो होता है कोआगुलेशन टेस्ट के लिए, ठीक है। कोआगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट के लिए उसका कलर क्या होता है, उसका लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है, या लाइट ग्रीन बोल सकते हैं उसको, या तो लाइट ब्लू बोल सकते हैं, ब्लू तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लाइट ग्रीन ही उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया, पीएच ऑफ बफर डिस्टिल वाटर यूज इन लिस्बन स्टेनिंग। बोला गया लिस्बन स्टेन में हम लोग कौन सा बफर यूज करते हैं, तो 6.8%, ऑप्शन नंबर ए, बी 7.2, सी 7.8, डी आपका 4 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है 6.8% जो होता है बफर यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है आपका, तो लिस्बन स्टेनिंग में, ठीक है। इसके बाद यदि पूछेगा आपसे कि मलेरिया के लिए, मलेरिया पैरासाइट देखने के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करते हैं स्लेट को, तो उस समय हम लोग बफर का पीएच कितना रखते हैं, तो 7.0 से लेकर के 7.2 उसका रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7.2 रहेगा, 7.2 दे सकते हैं। यदि 7.2 ऑप्शन में नहीं रहेगा, 7.0 रहेगा, तो आप 7.0 देंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है कि ब्लड कलेक्शन इन सीपीडीए कैन बी स्टोर्ड इन ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर फॉर डाइस डेज। कितने दिन के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं सीपीडीए में, याद रखिए 35, 28, 21 या 25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35। और मोस्ट कॉमनली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा सीपीडीए का होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज और एसी एडेनिन होता है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है अलग अलग जो है आपका प्रिजर्वेटिव का प्रिजर्वेटिव क्या होता है, अलग अलग प्रिजर्वेटिव डे होता है, ठीक है। अलग अलग दिन सबका एक लिमिट होता है, कितना कितना दिन तक प्रिजर्व रखेगा, ठीक है। तो आपको पता सीपीडीए 1 का कितना हो गया, 35 डेज हो गया। और यदि आपको ओनली सीपीडी का पूछे
कितना दिन प्रिजर्व करता है, तो आप याद रखिएगा 21 डेज जो है आपका सीपीडी करता है। एसीडी कितना दिन प्रिजर्व करता है, तो एसीडी का जो है आपका 14 डेज है, ठीक है। याद रखिए यदि हेपारिन का पूछ देगा तो हेपारिन का कितना दिन होता है, 28 आवर्स होता है, सॉरी 48 आवर्स होता है, ठीक है। और आरबीसी सस्पेंशन जो है, यदि स्लैन में एडिनिन ग्लूकोज मेनिटोल यदि ऐड कर दिया जाए तो उसको 49 डेज हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ से एक और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कभी कभी कलर कोडिंग के हिसाब से ब्लड बैंक में। जैसे कि आपका कलर कोड ओ, जैसे ओ ब्लड ग्रुप का रहता है ब्लड बैंक में, तो उसका कौन सा कलर का ब्लड बैग होता है, माने उस पर लेवल जो लगा रहता है किस कलर का लगा रहता है, याद रखिएगा ब्लू कलर का, ठीक है। ब्लड ग्रुप वाले में मत मिसमैच कीजिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप वाले रिएजेंट जो होता है उसमें ए ग्रुप जो होता है एंटी सर ए होता है, उसमें ब्लू कलर रहता है। और यहाँ पे ब्लड बैंक में जो है आपका ओ ब्लड ग्रुप में जो है लेवल जो लगा रहता है ब्लू कलर का लेवल लगा रहता है। और ए कलर जो है इसके बाद होता है ए ब्लड ग्रुप वाले बैग में जो है येलो कलर का लेवल लगा रहता है, ठीक है। और बी ब्लड ग्रुप वाले में क्या होता है, पिंक कलर का लेवल लगा रहता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में जो होता है व्हाइट कलर का लेवल लगा रहता है, ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक और जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो होता है कि यदि ब्लड हम लोग स्टोर करते हैं तो उसमें कौन सा जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इंक्रीज होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होता है। याद रखिएगा आप, इलेक्ट्रोलाइट के मामले में जब भी पूछे तो हमेशा ही पोटेशियम जो है जितना ब्लड को जितना दिन तक ज़्यादा स्टोर रखेंगे उतना ज़्यादा पोटेशियम लेवल जो होता है उसमें हाई होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड रखने से क्या होता है, आपका ब्लड का हिमोलाइसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, ब्लड का जो अंदर पोटेशियम होता है वो जो है रिलीज हो जाता है, जिससे कारण जो होता है हम लोग क्या होता है पोटेशियम लेवल हमेशा ही इंक्रीज दिखता है और सोडियम लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगे हम बताएंगे कुछ कुछ कर, ठीक है, धीरे धीरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है, HDN ड्यू टू द RH incompatibility RH can be prevented by giving anti-D antibody to RH negative mother within dash hour of delivery of RH positive infant। बोला गया है कि जब कोई डिलीवरी पेशेंट या समझ लीजिए RH नेगेटिव मदर जब कैरी करता है फिटस को, ठीक है, तो RH पॉजिटिव मदर जब RH नेगेटिव मदर जब कैरी करता है RH पॉजिटिव फिटस को, इन्फेंट को, तब हम लोग क्या करते हैं डिलीवरी एट अ डिलीवरी टाइम, उससे कुछ दिन पहले या कितने देर पूछा गया कितने देर घंटे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं, तो एंटी-डी एंटीबॉडी जो है हम लोग क्या करते हैं मदर को इंजेक्ट करते हैं। क्यों? जिससे कि सेफ रहे बच्चे और उनका मदर जो है दोनों सेफ रहे, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं एक इंजेक्ट किया जाता है, क्या एंटी डी जो है इंजेक्ट किया जाता है मदर में। तो कितनी देर पहले हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा, इससे पहले भी बता चुका हूँ और भी लैब टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन हेमचंद्र के चैनल पे जो है उसमें भी अपलोड हुआ है, उसमें भी बताया था। तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर ए 48, 72, 24, 36। तो ये कितने देर घंटे पहले इंजेक्ट किया जाता है, तो 72 आवर्स पहले क्या किया जाता है एंटीसेरा डी जो है आपका इंजेक्ट किया जाता है RH नेगेटिव मदर को, जिसके कारण क्या होता है डिलीवरी होने में कोई परेशानी नहीं होती है। अदरवाइज या तो इन्फेंट या तो मदर का कुछ नुकसान हो सकता है, अदरवाइज दोनों का ही नुकसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड नहीं है। नॉर्मल सेलेन, डैसेस फ्लूइड, टर्क्स फ्लूइड, टोएसेंस फ्लूइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका टोएसेंस फ्लूइड जो है, सॉरी टर्क्स फ्लूइड जो है ये नहीं है इसका। ये टर्क्स फ्लूइड किसका है, तो ये जो है WBC का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, जिसमें क्या क्या रहता है कंपोजिशन, तो आप हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो इसमें रहता है जेंसन वॉयलेट, और क्या रहता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहता है, और क्या रहता है डिस्टिल वाटर रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग डोनर स्क्रीनिंग पर्सन हैविंग हिस्ट्री ऑफ मलेरिया शुड बी अवॉइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर। बोला गया जब किसी भी डोनर का हिस्ट्री में मलेरिया रहेगा या मलेरिया हुआ रहेगा तो कितने साल तक वो ब्लड नहीं दे सकता है मलेरिया के पेशेंट।
यानी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते कितने दिन तक। तो याद रखिएगा उसको कितने दिन तक रहता है। इसमें क्या दिया है 1 वीक, 2 वीक, 1 ईयर, 3 ईयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस पेशेंट को एक बार मलेरिया है तो वो 3 साल तक के लिए क्या होता है ब्लड डोनेट वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये नियम है ब्लड बैंक का। ठीक है, इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी हिस्ट्री है इसको देखा जाता है, जैसे कि एड्स वाले, वायरल हेपेटाइटिस या एड्स वाले जो है उसको हम लोग जो है ब्लड नहीं लेते हैं कभी। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका जो पेशेंट वैक्सीनेटेड है माने विद इन 2 मंथ में, जैसे कि रेबीज का, मम्स का, स्मॉल पॉक्स का, रुबेला का, ये सारे जो भी वैक्सीनेटेड है तो विद इन 2 मंथ के अंदर यदि वैक्सीनेटेड है तो ब्लड नहीं दे सकता है, डोनेट नहीं कर सकता है। इसके बाद जो होता है यदि कोई पेशेंट डेंटल सर्जरी हुआ है विद इन 72 आवर्स में तो भी पेशेंट जो है ब्लड नहीं दे सकता। तो ये सारी बहुत सारी हिस्ट्री होती है जिससे कर लिया जाता है, तब हम लोग उसके आधार पर जो है ब्लड माने डोनर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ब्लड ये दे सकता है कि नहीं दे सकता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर्सन्स हैव डैश एंटीजन इन देयर ब्लड। कौन सा बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन रहता है ब्लड में, तो ए एंटीजन, बी एंटीजन, स्मॉल एच एंटीजन और कैपिटल एच एंटीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल एच एंटीजन जो होता है ये किसका होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में जो है प्रेजेंट होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के ब्लड में। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, डेप्थ ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूवर चैम्बर। यही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बराबर पूछा था। डेप्थ ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूवर चैम्बर। ठीक है, तो डेप्थ कितना होता है न्यूवर चैम्बर का, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1, ऑप्शन नंबर 2 0.01, ऑप्शन नंबर 3 0.001। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1 mm। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इम्प्रूव्ड न्यूवर चैम्बर का जो होता है कितना होता है 0.1 जो होता है इसका डेप्थ होता है। ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डेप्थ हो गया 0.1 हो गया। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि एक न्यूवर चैम्बर में जो टोटल आपका स्क्वायर होता है कितना स्क्वायर होता है, टोटल लार्ज स्क्वायर कितना होता है, तो याद रखिएगा टोटल 9 होता है। कितना होता है, टोटल 9 होता है। इसके बाद जो है आपका कितना हो गया, टोटल जो होता है 9। ठीक है, कितना टोटल 9 स्क्वायर mm हो गया। ठीक है, इसके बाद डेप्थ तो बोलिए डेप्थ कितना हो गया 0.1 mm हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है सरफेस होता है। ठीक है, सरफेस ऑफ 2 रीज, 2 रीज के बीच में जो सरफेस होता है वो कितना होता है, तो याद रखिए 1/10 mm होता है। ठीक है, या इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है जो टोटल कितना है 9 स्क्वायर mm था। ठीक है, तो 1 स्क्वायर mm 1 स्क्वायर जो है 1 लार्ज स्क्वायर जो होता है कितना mm का होता है, तो याद रखिए 1 लार्ज स्क्वायर 1 स्क्वायर mm का है। कितना का है 1 स्क्वायर mm, यानी टोटल हम कितने बोले थे एक बार बताकर दिखा दूं। तो मान लीजिए ये जो है आपका न्यूवर चैम्बर है। ठीक है, क्या है ये, क्या है आपका न्यूवर चैम्बर है। ठीक है, ये आपका क्या है न्यूवर चैम्बर है। तो इस न्यूवर चैम्बर में जो है आपका ये तो हो गया WBC के लिए। ठीक है, ये भी हो गया WBC के लिए, ये भी WBC के लिए और ये भी है आपका WBC के लिए। ठीक है, तो टोटल देखिए 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गया। तो यही पूछा गया कि 1 लार्ज स्क्वायर कितना mm का होता है, तो याद रखिए 1 स्क्वायर mm का होता है। कितना होता है 1 स्क्वायर mm का होता है।
फिर यदि आपको पूछ दिया जाए कि ये तो हो गया WBC काउंट के लिए, यदि RBC काउंट हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिए RBC काउंट हम लोग कहाँ करते हैं, तो RBC जो काउंट करते हैं तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको जो है ये बीच वाला जो है इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो है आपका मिडिल वाले जो पोर्शन है फिर ये डिवाइडेड रहता है। ठीक है, कितने में डिवाइडेड रहता है तो आपको हम दिखा देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसको फिर होगा ऐसे में डिवाइड होता है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इसमें दिखाते हैं कि आपको WBC कहाँ काउंट होते हैं। तो कहता है उसमें थोड़ा ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गया था इसलिए उसको डिलीट कर दिया। ठीक है ना, जैसे कि ये है आपका न्यूवर्ट चेम्बर। ठीक है, न्यूवर्ट चेम्बर में मैंने क्या बोला, जो चारों कॉर्नर का होता है वो किसका होता है, WBC का होता है ये। ठीक है, ये किसका होता है, WBC का। अब RBC के लिए क्या होता है, एक, इसमें जो है 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, फिर इधर से 5 कॉलम होगा, 1 2 3, देखिए 5 हो गया। देखिए सही से नहीं, हाथ से किया इसलिए सही से नहीं हुआ है। तो 1 2 3 4 5। अब क्या होता है, इसमें RBC काउंट करने के लिए हमको किसकी सहायता पड़ती है, एक कोने वाले की, एक इस कोने वाले की, एक इस कोने वाले, और ये एक जो होता है ये मिडिल वाले। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, RBC काउंट करते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट यदि पूछा जाए कि कहाँ पे काउंट करते हैं, ये पूरे में जो है प्लेटलेट हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद जो होता है, इसके लिए जो हम लोग कवर स्लिप यूज करते हैं, कितना mm का यूज करते हैं, याद रखिए कवर स्लिप 16 × 22 mm यूज करते हैं, या तो 22 × 23 mm यूज करते हैं। कवर स्लिप का यदि पूछे थिकनेस पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 0.3 होता है, 4 होता है, 0.5 भी होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। नेम द एंजाइम estimation done in semen sample to analyze secretory function of prostate। तो प्रोस्टेट का जो है, प्रोस्टेट का सेक्रेटरी फंक्शन जानने के लिए हम लोग कौन सा एस्टिमेशन या कौन सा एंजाइम का एस्टिमेशन करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 एलानिन ट्रांसएमिनेज, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, एसिड फॉस्फेटेज, एल्कालाइन फॉस्फेटेज। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम पूछा जाता है। ये हो गया एसिड फॉस्फेटेज जो होता है एंजाइम, इसको हम लोग करते हैं, किसको, तो एसिड फॉस्फेटेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया है, द ओनली सेल इन नॉर्मल CSF का नॉर्मल सेल कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखिए CSF का नॉर्मल सेल क्या होता है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए नॉर्मल सेल जो है पूछा जाता है हमेशा। इसका जो है हमेशा ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। लिम्फोसाइट क्या है, इसका नॉर्मल सेल है। ठीक है, किसका, तो CSF का। यदि आपको पूछ दिया जाए कि चलो CSF जो है क्या होता है, नॉर्मल सेल होता है किसका, CSF का, तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है ना, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है CSF में लिम्फोसाइट का 0 से 8 होता है। कितना, 0 से 8 लिम्फोसाइट पर CU/mm होता है। ठीक है, न्यूट्रोसेल टोटली एब्सेंट होता है, और इसमें जो होता है प्रोटीन, इसमें प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ मैं।
इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन का जो नॉर्मल रेंज होता है 15 से लेकर के 45 mg पर DL होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का जो होता है 40 से लेकर के 80 mg पर DL होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और इसमें जो है क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है CSF में नहीं होता है। यदि नॉर्मल CSF रहेगा तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा ऑन स्टैंडिंग में। और यदि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाए तो 1.003 से लेकर के 1.008 तक होता है। इसके बाद होता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत सारा है, तो मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। इसके बाद जो होता है यदि पूछा जाए कि CSF का जो होता है कलेक्शन कहाँ से होता है, कलेक्शन साइट कहाँ तो है, तो याद रखिएगा फोर्थ एंड फिफ्थ, बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर। कहीं कहीं आपको एग्जाम में दिया जाएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा 3rd to 4th, तो दोनों का दोनों सही है। जहां रहेगा कोई एक ही रहेगा, दिया रहेगा 3 से 4th दिया रहेगा वर्टेब्रा, या तो 4th से 5th दिया रहेगा, ठीक है। दोनों का दोनों सही है, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा आपके एग्जाम में पेपर में, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद जो और भी डिटेल्स बहुत सारे हैं, तो इसका बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद होता है कि क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा गया है कि नेम द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट बाइल सॉल्ट, ठीक है। क्या बोला गया, नेम द टेस्ट यूज टू बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट को टेस्ट चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं यूरिन में, तो इसके लिए करते हैं कौन सा, बेंजेडिन टेस्ट, फॉचेस टेस्ट, अर्लिक टेस्ट, हेज टेस्ट। इसके लिए कौन सा टेस्ट हो गया आपका, हेज टेस्ट जो हो गया। तो इसका क्या हो गया, हो जाएगा आपका हेज टेस्ट जो होता है, किसके लिए करते हैं, आपका बाइल सॉल्ट के लिए करते हैं। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, सल्फर पाउडर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर पाउडर टेस्ट के नाम से भी कभी कभी दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही टेस्ट है। और दोनों जो यूज होता है किसके लिए, बाइल सॉल्ट के लिए यूज होता है। इसके बाद होता है बेंजीडीन टेस्ट, हम लोग किसके लिए करते हैं, तो याद रखिएगा ब्लड के लिए करते हैं, चाहे स्टूल हो चाहे आपका यूरिन हो, ब्लड का डिटेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद फॉचेस टेस्ट होता है, फॉचेस टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, तो बाइल पिगमेंट का डिटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉचेस टेस्ट करते हैं। इसके बाद होता है अर्लिक टेस्ट। अर्लिक टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, तो यूरोबिलिनोजन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए, यूरोबिलिनोजन हम लोग करते हैं टेस्ट। अर्लिक टेस्ट जो है यूरोबिलिनोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। और भी इसमें हम एक चीज बोले तो बाइल पिगमेंट डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग कभी कभी एग्जाम आपको पूछ देगा, तो हैरिसन स्पॉट टेस्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, हैरिसन स्पॉट टेस्ट भी करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पूछ देगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है हैरिसन स्पॉट टेस्ट, ठीक है। तो ये किसके लिए करते हैं हम लोग, बाइल पिगमेंट डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो नाइट्रेट टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, तो याद रखिए नाइट्रेट टेस्ट जो होता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एंड एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को डिटेक्शन करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से इसमें आता है आपका, यदि आपका इन्फेक्शन रहेगा, यदि आपका इसमें जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे प्रोटियस स्पेसिफिक, एस्चेरिचिया कोलाई, एंटेरोबैक्टीरिया, क्लेप्सिला, या और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम होता है, ठीक है। तो ये सारे डिटेक्शन करने के लिए नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, कीटोन बॉडी इन यूरिन 64 नंबर। आज हम 65 तक करा के छोड़ देंगे, जो बाद बाकी बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यूरिन में कौन सा कीटोन बॉडी रहता है, एसीटोन या बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड, या बोथ, या डी दोनों। सी डी में नन ऑफ दीज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन 65 नंबर, ठीक है। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, आप ऑप्शन नंबर 80 से 160, बी में क्या है 40 से 80, और सी में क्या है 100 से 120, और 140 से लेकर कितना दिया है 140 से लेकर के 200। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर ए 80 से लेकर के 160 जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीमेन का नॉर्मल रेंज, ठीक है। और भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे कि टर्म पूछा जाता है ए स्पर्मिया किसको बोलते हैं यहाँ से, तो ए स्पर्मिया मीन्स होता है आपका, याद रखिएगा, टोटल एब्सेंस ऑफ इजाकुलेशन, ठीक है, टोटल एब्सेंस ऑफ इजाकुलेशन उसको हम लोग बोलते हैं ए स्पर्मिया। यदि पूछ देगा आपको एजो स्पर्मिया, क्या पूछ देगा, ए जो स्पर्मिया, ठीक है। एजो स्पर्मिया हम लोग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा एब्सेंस ऑफ
स्पर्मेटोजोआ इन सीमन, सीमन में जो होता है सीमन रहेगा बट आपका स्पर्मेटोजोआ नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एजोस्पर्मिया, ठीक है। इसके बाद टर्म आता है ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया किसे बोलते हैं तो याद रखिए, या तो हाइपोस्पर्मिया भी उसको बोलते हैं। रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द इजाकुलेशन, यदि इजाकुलेशन का वॉल्यूम कम है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। हाइपर किसको बोलते हैं, हाइपरस्पर्मिया उसी को जिसको इजाकुलेशन का वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरस्पर्मिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, और भी टर्म है, जैसे कि और टर्म क्या आता है आपका, टेट्रा ऐसे कुछ है, और भी असल में हाँ टेराटोजोस्पर्मिया होता है। क्या होता है, टेराटोजोस्पर्मिया, ये भी एक टर्म है इसी का। इसमें क्या है, टेराटोजोस्पर्मिया मींस क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है मोर्फोलॉजिकली क्या होता है, मोर्फोलॉजिकली जो होता है एबनॉर्मलिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है किसमें, सीमन में। टेराटोजोस्पर्मिया में क्या होता है, मोर्फोली जो होता है मोर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल होता है स्पर्म कहाँ पे, सीमन में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग टेराटोजोस्पर्मिया। और इसमें भी आता है टेराटोस्थेनोजोस्पर्मिया में क्या होता है आपका स्पर्म मोर्फोलॉजिक एबनॉर्मल तो है ही, साथ ही साथ क्या होता है पुअर मोबिलिटी भी होता है। क्या होता है, पुअर या तो एब्सेंट मोटिलिटी या मोबिलिटी भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेराटोस्थेनोजोस्पर्मिया, ठीक है। और भी टर्म है इसमें, स्थेनोजोस्पर्मिया, ओलिगो स्थेनोजोस्पर्मिया, इसको हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।